हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागरी चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसने कहा था कहानी। तो आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? उसने कहा था कहानी को किसकी है? गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से लेकर कोई प्रॉब्लम हो या और कुछ भी हो, जो भी बात हो, मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए चलते हैं अब अपनी कहानी पर। ये रहा। कल मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये स्लाइड बनाई है। तो चलिए पढ़ते हैं अब कहानी। उसने कहा था। ये रहा। चलिए। उसने कहा था कहानी किसकी? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यह कहानी क्या है? सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रतिपाद्य क्या है? इसका प्रतिपाद्य क्या है देखते हैं। चलो। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य, आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। कौन? लहना सिंह। लहना सिंह जो है उसके वो जो है सूबेदारनी, वो अपने पति की और अपने बेटे के लिए प्राणों का मतलब वो मांगती है। कहते हैं कि आपको इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो वो लहना सिंह उनके कहने पर उनकी रक्षा करता है और अपने प्राणों की बलिदान दे देता है। ये इसमें दिखाया जाता है। चलिए चलते हैं अब आगे। इसमें पात्र पात्र कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा लहना सिंह। लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी नाम बनती है। उस लड़के का क्या नाम था? सूबेदारनी। मतलब वो बाद में क्या बन जाती है? सूबेदारनी। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और कुशल सिपाही है। कौन? लहना सिंह। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी। अब नंबर 2 पे पात्र कौन है हमारे? सूबेदारनी। सूबेदार हजार सिंह की पत्नी, बोधा सिंह की माँ। बचपन में अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है। कौन मिलती है? सूबेदारनी जो है, जो उसकी जान बचाता है। लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। कौन मांगती है भिक्षा? सूबेदारनी। सूबेदार हजारा सिंह। नंबर 3 पर सूबेदार हजार सिंह। सूबेदार हजार सिंह कौन है? सूबेदारनी का पति। अब आता है बोधा सिंह। बोधा सिंह का पिता, बोधा सिंह का पिता कौन है? सूबेदार हजारा। हाँ जी। और लहना सिंह बहुत चाहता था। सरकार ने खुश होकर लालपुर में उसको जमीन दी थी। किसको? आगे चलते हैं। इसको सूबेदार हजारा सिंह ने, हाँ, मतलब सूबेदार हजारा सिंह जो है उसको सरकार ने खुश होकर लायलपुर में जमीन दी। जमीन दी है ये, दी थी, यहाँ पे दी थी। ठीक है। और ये क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सरकार ने खुश होकर लायलपुर में किसको जमीन दी, किस पात्र को जमीन दी? तो वो है सूबेदार हजारा सिंह को। ओके। अब चलते हैं आगे। आगे का पात्र हमारा बोधा। बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर दे देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युद्ध में घायल होने पर भी कौन बोधा सिंह को अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है? तो वो है लहना सिंह। आगे चलते हैं। गौड़ पात्र। गौड़ पात्र में कौन आता है? वजीरा सिंह, पलटन का विदूषक। लेफ्टन साहब 5 वर्ष से, याद रखना कितने वर्ष से? 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। तो लेफ्टन साहब जो है वो लहना सिंह के रेजिमेंट में कब से अफसर है? कितने वर्षों से? 5 वर्षों से। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश
धारण करके आता है, किसका? लप्टन साहब का। मतलब लप्टन साहब को कोई जर्मन सैनिक जो मार देता है, जर्मन की साइड से जो आता है, और वो लप्टन साहब का वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना लहना सिंह को घायल कर देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये पात्र है और इन्हें देखते हैं। ये भी गौण पात्र में आते हैं। कौन? महासिंह, श्याम सिंह। कौन थे ये? सिपाही। अब इनकी भूमिका भी पूछी जाती है, मतलब ये कौन थे, क्या थे? जैसे अतर सिंह है, अतर सिंह कौन था? तो सूबेदारनी का मामा। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। अब्दुल्ला लप्टन साहब का खानसामा। आगे पोलूराम डाक बाबू है, तुर्की मौलवी है। तो ये पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं हम इस कहानी की विशेषता क्या है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक का प्रयोग इसमें किया गया है। ये प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण इसमें दिखाया गया है। त्याग और वीरता के आदर्श की ये कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। देश प्रेम की कहानी, वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी। सैन्य जीवन सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण इसमें दिखाया गया है। यानी ये विशेषता, पात्र और ये जो आपको दिखाया जाता है ना गौण पात्र, और ये पात्र विशेषता या इनके मतलब भूमिका क्या रही है, कौन क्या है, ठीक है? तो इसमें क्या इनके बारे में जो दिखाया गया है, जितने भी ये स्लाइड्स दिखा रही हूँ आपको, दिखाई जा रही है, देखी जा रही है इसमें, इनसे आपके ना क्रम वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई पंक्ति उठा के दे देगी। जैसे अब ये विशेषता है, इनमें से कोई सी भी पंक्ति उठाकर दे सकते हैं और उन्हें क्रम में लगाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए इन्हें ध्यान से नोट डाउन कर लेना, या बार-बार वीडियो को देखकर आप याद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अपनी कहानी पर। अच्छा, अभी इसमें हाँ जी, अभी एक स्लाइड और है हमारी, एक है शायद 2 है, देखती हूँ। यही है लास्ट स्लाइड बची है, वो भी स्थान की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चलते हैं अमृतसर। अमृतसर में क्या है? मगरे। मगरे में कौन रहता था? मतलब किसका घर था? सूबेदारनी का घर। मांझे में लैला सिंह के घर। गुरु बाजार में जहाँ लप्टन साहब शिकार करने जाते थे, मतलब करने गए थे। ये गए यहाँ पे आएगा, शिकार करने जाते थे। जाते शब्द भी आएगा यहाँ, जाते। ठीक है। लायलपुर बर्लिन, जहाँ पर सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। जितनी भी स्लाइड है, जब तक ये सिलेबस रहेगा तब तक ये स्लाइड्स रहेंगी और इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए अब अपनी कहानी पर चलते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी कहानी की, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, कंटिन्यू बने रहे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू-काट वालों की बोली का मरहम लगावे। अमृतसर का जिक्र है। वैसे मैंने आपको की पॉइंट में सब नोट डाउन करा दिया है स्लाइड्स पर। तो चलते हैं अब आगे। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपने निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ, ग्लानि, आशा और क्षोभ। अभी रुक जाओ। चलिए, निराशा क्षोभ के अवतार बने, नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद पेटों खच्चरों और
बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से रहा खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े, यह बात नहीं। उनकी जीभ चलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन-मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। वचनावली के क्या-क्या नमूने हैं? ये चुनौती होगा। चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचना मतलब जो बचने के नमूने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे कैसे कहते हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत्ता प्यारे, बच जा लंबी वाली। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन पेपर मतलब जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, उसमें ये पंक्ति दे दी गई है यहाँ तक और क्रम लगाने को बोल दिया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट अब तो अपने आप में वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीवाईक्यू है। इसे नोट डाउन कर लेना यहाँ से यहाँ तक की। हाँ, तो चलते हैं अब। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने होगे। इसका अर्थ भी मतलब अर्थ को भी देख लेना कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख थे। दोनों क्या थे? लड़का लड़की सिख। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था? तो वो था लहना सिंह। ओके, वो लड़का। ये नोट डाउन कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। इसका और साइज कम कर लेते हैं। हाँ। और यह रसोई के लिए बढ़िया। कौन? लड़की जो थी रसोई के लिए क्या लेने आई थी? बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर तेरे घर कहाँ है? मगरे में। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। मगरे में और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में। यानी लहना सिंह जो था उसके मामा का घर कहाँ था? गुरु बाजार में। ओके, आगे चलते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा ले देकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हाँ हो गई। कब? लड़का पूछता है, कब हुई? कब? कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी अभी हाल ही के क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको किस पे मतलब ढकेल दिया, उड़ेल दिया, जो भी है। तो एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, ठीक है। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई मतलब खो गई उसकी, जब वही कर दिया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया, ठीक है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं पहुंचा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब यहाँ से भी नहीं, यहाँ से तो हाँ चलो इसमें तो कुछ नहीं है, पर यहाँ से और यहाँ तक ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
लाइन। ठीक है, आगे। अब इसका पार्ट 2 यानी खंड 2, ये भी खंडों में लिखी हुई कहानी है। जैसे खंड 1, खंड 2 एक तरीके से देखा जाए। अब हम खंड 2 पर आ गए हैं इसके, पढ़ते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से, देखो लुधियाना का भी जिक्र आया है इसमें। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए है। जमीन कहीं दिखती नहीं। 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना, नगरकोट का जिक्र का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए हैं या बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। आगे। लहना सिंह लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति नोट डाउन कर लेना, ये आ सकती है एग्जाम में, आने वाले में। इम्पोर्टेंट। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। अंधेरे में कितने कितने मन का गोला फेंकते हैं? 30-30 मन का गोला। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं नहीं तो सीधे बर्लिन का जिक्र है इसमें, बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर के ही सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया। किसने कहा ये? लहना सिंह ने। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शान सिंह हो गई। उधम सिंह भी है एक इसमें शायद, इसे फिर भी नोट डाउन कर लेना, आगे पता चल जाए। देखते हैं इसे क्या है इसमें। महासिंह शाम सिंह हो गई। खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले, यह कहते हुए सूबेदार खारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। पंजाब का जिक्र, और ये फल है कौन सा? खरबूज। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है।
देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा। कितने? 10 गुमा। और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को यहाँ भी यहाँ बुला लोगे? या वही दूध पिलाने वाली फरंगी में चुप कर, यहाँ वालों के शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों पर होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह अब बोधा सिंह कैसा है? कैसा है? अच्छा है बोधा सिंह। जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। एक मिनट। हाँ, चलो कहते। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। किसके बारे में कह रहा है कीचड़ में पड़े रहते हो? बोधा सिंह को तो सही मतलब साफ सुथरी जगह में लेटाते हैं जहां पर ठीक से होता है सूखा सा, और वो जो है लहना सिंह वो खुद कीचड़ में। तो वो उसको कह रहे हैं कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया इस बीमारी का जिक्र हुआ है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कौन से वृक्षों का जिक्र आया है? आम के पेड़ों का। आगे चलते हैं। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? ये नोट डाउन कर लेना ये पंक्ति। कैसे? दिल्ली शहर में पिशोर नू जांदिए कर लेना लोंगा द व्यापार मड़िए कर लेना नाड़ेदा सौदा अड़िए आए ओए लाना चटाका कदुएनो कद्दू बनाया विद मजेदार गोरिये हुण लाना चटाका कदुएनो। ये पंक्ति नोट डाउन कर लेना। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। अब इसका खंड 3 चलता है। खंड 3। दोपहर रात हो गई। दोपहर रात हो गई। रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल, एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी कपनी छूट रही है, यानी उसे कपकपी चढ़ रही है तो वो बोल रहा है कि कपनी छूट रही है। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे। गुरु उनका भला करे। कौन भेज रही है? मेमे। उनका भला करे, यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है। सच कहते हो और नहीं झूठ। यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई।
सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौज इस्लाम करके सामने हुआ। देखो इसी देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। पूरब के एक कोने में जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूँ। कितने? 15 जवान। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा को भी कंबल उतारकर चलने लगा। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट में थे। कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। कौन से जिले में? जगाधरी। ये भी नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कही का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की बेस में लाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कह कर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। अब इसका खंड 4 आते हैं। हम खंड 4। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए, या उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है।
सोहरा साफ उर्दू बोलता है। वो जो आया था लपटन का वेश बदलकर, वो कौन सी भाषा बोलता है? उर्दू। पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और खाई यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न अ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही यही ऐसी तैसी हुक्म की है कि मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये भी नोट डाउन कर लेना, ये वाली पंक्ति। हम्म। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली और 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है। क्या क्या सीखा? सिख सिगरेट पीते हैं। सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है। उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिन डेन के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। तो लहना का घर मांझी में है। ठीक है, ये तो खैर मैंने करा दिया नोट। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद वेद पढ़ पढ़कर उसमें उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए जो गऊ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में लग गई। कहाँ पर लगी थी गोली? लहना की जांग में। इधर लहना की हेनी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए।
बोधा चिल्लाया, क्या है? लैला सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने? 70। 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लैला सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन फिरौना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी हो जाई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। इम्पोर्टेंट। 63 जर्मन क्या थे? करा रहे थे, खेत रहे थे या करा रहे थे, और सिखों में 15 के प्राण गए थे। यानी सिख में 15 जनों के प्राण गए थे और 63 जर्मन के जो 63 थे वो करा रहे थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैला सिंह की पसली में एक गोली लगी, तो लैला सिंह के 2 गोली लगी, एक जांग में और एक पसली में। उसने घाव को खंदक की गोली गीली मिट्टी पर से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, सूबेदार ने जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओगे, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया।
गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते-चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, मैंने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा था। अब इसका खंड 5 स्टार्ट होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, तो इसलिए इसकी एक विशेषता है कि यह कहानी फ्लैशबैक में भी लिखी हुई है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। कब? जब अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए, यानी उस बात को कितने वर्ष बीत गए थे? 25 वर्ष। अब लैना सिंह ने नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। कितने दिन की छुट्टी लेकर? 7 दिन की। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया तो बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धक्कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। फिर भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। किसने? लहना सिंह ने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ, यानी 1 साल ही हुआ था बोधा सिंह को भर्ती हुए। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। यानी मतलब बोधा सिंह से अलग कितने और थे उसके पुत्र? 3 और थे, यानी ये 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे सूबेदारनी के, लेकिन 4 में से बचा कितना? 1 बचा, वो भी बोधा सिंह। उसके पीछे 4 और हुए, 4 नहीं 5 थे, सॉरी 5 पुत्र थे। 4 हुए ना बाद में उसके बाद, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया।
था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना है, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती-रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। आगे चलते हैं। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। क्या पढ़ा था? कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये कहानी यहाँ पे आके समाप्त होती है। चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।